गांव गाथा चुनाव स्पेशल यूपी विधानसभा चुनाव 2022। आपकी सीट आपका जनादेश। देखिए विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम लोग चुनावी सफ़र पे निकले हैं और ये बस्ती सदर में है आज हम लोग। और यहाँ पे एक बहुत ही प्रबल दावेदार हैं जिनका नाम है प्रमोद पांडे जी। प्रमोद पांडे जी का जो जीवन अभी तक जो व्यतीत हुआ है पूरी तरीके से भाजपा को ये समर्पित हैं। और इनका जो शुरुआती जो राजनीतिक करियर जो शुरू होता है वो विद्यार्थी जीवन से ही शुरू था। आप एपीएन में अध्यक्ष पद पे भी रहे और एबीपीपी में रहे और इसके अलावा जो है भाजपा युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष के पद पे भी रहे हैं। तो आज हम लोग प्रमोद जी का स्वागत करेंगे और जानेंगे इस प्रबल दावेदारी के पीछे उनकी क्या मंशा है और अपने आप को इतने कैंडिडेट के बीच में कैसे देख पा रहे हैं। तो सर स्वागत हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि आप भी अपनी दावेदारी इस विधानसभा चुनाव में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रबल दावेदार माना जा रहा है और हम लोगों ने जहां तक एनालिसिस किया है युवाओं में आप बहुत ही लोकप्रिय हैं, वरिष्ठ जनों का आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो कैसे आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्थिति कैसी है? मैं 2017 में भी विधानसभा का कैंडिडेट था। अच्छा। पार्टी के से हमने टिकट मांगा था जी। लेकिन उस समय पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था। जिसको टिकट दिया उसके साथ तन मन धन के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी और कमल खिलाने के लिए काम किया। जहाँ तक दावेदारी की बात जनता के बीच में है, नौजवानों की बात जनता के बीच में है, हमने जो है 1998 में हम छात्र संघ के अध्यक्ष हुए जी। और उसके बाद हम अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत किया और लगातार बस्ती के आम आवाम के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए निरंतर हम लोगों ने आंदोलन, रैली, धरना प्रदर्शन, जब हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमने जमकर सड़कों पर संघर्ष किया। जिसका परिणाम है कि आज चाहे पार्टी के लोग हों, चाहे पार्टी के बाहर के लोग हों, चाहे वो नौजवान हो, चाहे जनपद के कोने कोने से लोग हों, सारे लोग मेरे संघर्ष से वाकिफ़ हैं। इस नाते मेरे साथ और मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम लोगों द्वारा किया जा रहा है। अभी एक कल के डेट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है, कुछ नेता थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया तो जनता और पार्टी खुद भी उस पर एक एनालिसिस करने लगी कि क्या ऐसी चीज़ें बिगड़ रही हैं कि लोग बाहर निकल रहे हैं या वो पार्टी से निकाले जा रहे हैं। ये शायद आपको बेहतर पता हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हमारे यहाँ चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो चाहे कोई बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको समान अधिकार है जी। 2017 में ऐसे कुछ लोग पार्टी में आ गए जिनकी कोई विचारधारा नहीं जी। जो केवल अपनी राजनीति चलती रहे उसके लिए काम करते हैं। ऐसे कुछ लोग पार्टी में आए थे, उनको लगा कि अब उनके बेटे को टिकट नहीं मिलेगा, उनके समर्थक को टिकट नहीं मिलेगा और टिकट के लिए पार्टी के ऊपर दबाव भी प्रायः लोगों द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में किसी का दबाव नहीं चलता है, नियम सबके लिए बराबर रहता है और पार्टी ने साफ मना किया कि भाई बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा। जिसके नाते कुछ नेता दल छोड़ रहे हैं और उनके जाने से हमारी पार्टी और पाक साफ हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ा है। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। चुनाव का समय है और जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। आप जाति को किस तरह से देख पाते हैं चुनाव के अंदर कि अगर वोटिंग रेशियो की हम बात करें तो कितना कुछ ये जाति जो है वो प्रभावित करती है चुनाव को? आपको मैं बताऊं 2014 में जो उत्तर प्रदेश के जातियों में बांट करके पूरे उत्तर प्रदेश में विष घोलने का काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों ने किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह कुछ हद तक खत्म हुआ था। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी अगड़े पिछड़े के नाम पर, दलित ब्राह्मण के नाम पर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में कई वर्षों से चल रही थी, उस राजनीति को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और 2019 में
आज जो देश के अंदर और प्रदेश के अंदर राजनीतिक दलों को लग रहा है कि 2022 में अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम राजनीति से बहुत दूर चले जाएंगे, राजनीतिक पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। लोगों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज जिस तरह के गठबंधन, जिस तरह के लोगों को बुलाना, जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, वह केवल सपा बसपा को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, उनको उनकी औकात बताने का काम किया था, उसी के नाते आज तमाम छोटे छोटे दलों को प्रोत्साहन दे करके तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति और मजहब की सारी बातें दूर हो गई हैं। अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के आम आवाम की सुरक्षा चाहता होगा, जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहता होगा, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। मतलब आपकी पार्टी जो है सबका साथ और सबका विकास के राह पे चल रही है। अभी एक राज्य सरकार की योजना थी जिसमें छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट और मोबाइल फोन वितरण किया जाना था, तो विपक्ष के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये केवल और केवल चुनाव की वजह से किया जा रहा है, तो आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं करते। लैपटॉप में जो घोटाला हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो सारे लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी लैपटॉप देने की शुरुआत किया है और अगली 5 साल में हर नौजवान के हाथ में लैपटॉप और स्मार्टफोन होगा। ये हमारी पार्टी की योजना में है। जनता अगर आपको चुनकर एक कुर्सी देती है, आपको बैठाती है और आप सरकार में आते हैं, तो मुझे लगता है कि जनता के प्रति आपका जो रुझान है वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन हमने कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखी, जैसे अगर हम सड़क की बात करें, एक बहुत बड़ा मुद्दा था सदर की हम बात करें, तो आप सदर में पचपेड़िया रोड को हम ले लें। पचपेड़िया रोड के लिए कितने धरने और प्रदर्शन किए गए, आखिरकार वो माननीय सांसद जी की पहल से शायद वो सड़क बन भी गई। तो इस पे क्या राय है आपकी कि सदर से अगर आप जीत कर आते हैं, आपको टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो क्या फिर इस तरह की स्थिति बनेगी कि जनता को आपकी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ेगा? देखिए, जनप्रतिनिधि जब योग्य होता है, हम किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना इतना है कि अगर सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी सांसद हुए तो बस्ती में मेडिकल कॉलेज बना, बस्ती में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, अटल प्रेक्षागृह बना, बस्ती में तमाम नेशनल हाईवे, तमाम जो है स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण हुआ, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ, तमाम स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ। और हर इस काम के लिए अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो विकास दिखता है। रही बात सड़कों की बात, तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब समाप्त हो रही थी 2016 लास्ट में, तो पचपेड़िया रोड का उन्होंने निर्माण कराया था। और कुछ संवैधानिक संकट ऐसे होते हैं विभागों के सामने, वह निर्माण हुआ, उसमें जमकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमकर भ्रष्टाचार किया, जिसके नाते 3 महीने में वो सड़क टूट गई। इसके बावजूद भी बस्ती सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी ने अपने सांसद निधि से इतनी अच्छी और इतनी बड़ी सड़क, हाईवे के तर्ज पर उन्होंने सड़क बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो जनता के हितों में खर्च करने के लिए उनको बजट दिया जाता है। और ऐसे अच्छे जगह, अभी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। पूर्वांचल में उतना बड़ा पुस्तकालय, उतना अच्छा शिक्षा ग्रहण करने का स्थान फिलहाल पूर्वांचल में कहीं नहीं है। तो अच्छे सोच का, अच्छे विचार का, पढ़े लिखे लोग जनप्रतिनिधि बन के जब आएंगे तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र का विकास होगा, जिले का विकास होगा और पार्टी का नाम होगा और सरकार का नाम होगा। एक बड़ा ही अहम और ज्वलंत मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दा है, वो है बस्ती शहर का जो जाम है। यहाँ की जनता, अगर आप गांधीनगर निकल जाते हैं तो वहाँ पे प्रायः आपको गांधीनगर से लेकर रोडवेज तक आपको जाम में फंसना ही पड़ता है। आप लोगों के भी काफिले और गाड़ियाँ उसमें फंसती हैं। तो आपका क्या एजेंडा होगा, आपका कैसे एक विजन होगा कि आप उस जाम से मुक्ति दिला पाएं शहरवासियों को? देखिए, उसमें मुक्ति दिलाने के लिए एक अच्छा प्रयास किया जा सकता है। गाड़ियों को खड़ा करने के लिए कहीं पार्क बनाया जाए, जगह देख करके सरकार को, नगर पालिका को, जनप्रतिनिधियों को मिल करके
कहीं न कहीं तमाम ऐसे जगह है, पक्के से लेकर रोडवेज से लेकर के कंपनी बाग के बीच में चिन्हित करके और पार्किंग बनाने की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित तौर पर जाम से निजात मिलेगा। आज का युवा वर्ग जो है आपको बहुत पसंद करता है, इसकी खास वजह क्या है? नौजवान पसंद करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं नौजवानों के बीच में राजनीति किया हूँ और नौजवान पवित्र और बड़े मन का होता है। नौजवान लाभ के पीछे नहीं भागता है। नौजवान अभी तक, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बस इतना मेरा कहना है, नौजवानों का उपयोग किया जाता है, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो कार्यक्रमों में हो, नौजवानों का उपयोग करके उनको छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद केवल उनको दरी बिछाने, कुर्सी लगाने, माला ढोने में व्यस्त रखा जाता है। जिसके नाते नौजवान कुछ दिन बाद दिग्भ्रमित होकर के साथ छोड़ देता है। मेरा मानना है, जो नौजवान मुझसे जुड़ा हुआ है उसके सुख दुख में खड़ा होना, उनके विकास के बारे में सोचना, उनके रोजगार के बारे में सोचना, आपकी जो क्षमता है, आपकी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ, उस नौजवान के साथ आप खड़े रहिए। बाकी मेरे पास, मैं बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरे पास बहुत कुछ देने के लिए नहीं है, बहुत कुछ खर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जो नौजवान जुड़ा है, उस नौजवान के साथ उसके सुख दुख में मैं 24 घंटा के भागीदारी बन के रहना चाहता हूं। उसी का परिणाम है शायद कि आज बस्ती जनपद का नौजवान मेरे साथ चल रहा है, मेरे विकास के बारे में, मेरी पार्टी के विकास के बारे में निरंतर सोचता रहता है। अभी एक बहुत बड़ी घटना घटती है देश के अंदर। पंजाब दौरा था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहां पे सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध लगी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बड़े मन से काम नहीं किया जाएगा, जब किसी प्रधानमंत्री को किसी पार्टी का समझ लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं घटेंगी। और इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं कि पंजाब की सरकार ने जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा के साथ चूक किया है, और ऐसे जगह वह कांग्रेस जो दो अपने बड़े नेताओं को खो चुकी हो, ऐसे लोगों को इस तरह के घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। और मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से, और मैं लिखित मांग कर भी चुका हूं कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करके और उसमें शामिल जितने लोग हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी किसी पार्टी के नहीं होते, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन जो बड़े मन से काम करेगा वह ही सोच सकता है। और सोनिया गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के लोग मोदी जी को देखना पसंद नहीं करते। तमाम प्रकार की बातें उनके बारे में बोल करके जनता के बीच में उनके बारे में टिप्पणी करके पहले भी साबित कर चुके हैं। इस नाते कांग्रेस उसमें साजिश है, बड़ी जांच होगी, जांच में खुलासा होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता, वहां के मुख्यमंत्री शामिल हैं उनके खिलाफ इस तरह की साजिश में। अभी हाल में ही किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग आपसे नाराज चल रहा था, क्या कुछ नया एजेंडा होगा, क्या कुछ नए विजन होंगे आपके? जो हमारा आपका नारा है सबका साथ सबका विकास, कहीं ऐसा ना हो कि किसान इसमें बहुत पीछे छूट जाए और इस तरह के आंदोलन आम बात होने लगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी किसान बिल जब वापस ले रहे थे, बड़ी नम आंखों से उन्होंने कहा था कि शायद मैं किसानों को समझाने में या किसान नेताओं को समझाने में विफल रहा, मैं किसान बिल वापस लेता हूं। मैं आज भी कहना चाहता हूं, जितनी जानकारी मुझे है, जिस किताब को पढ़ करके मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, उस किसानों से लिए हमारे देश के किसानों का भला होता। लेकिन किसान नेता जो कांग्रेस या तमाम दलों से प्रेरित आंदोलन थे, जो विदेशियों के फंडिंग से आंदोलन चलाए जा रहे थे, ऐसे आंदोलन को कार्यों को समझाने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार विफल रही है, जिसके नाते आज यह किसान बिल वापस हुआ है। और निश्चित तौर पर ये जब उत्तर प्रदेश का किसान हो, बिहार का किसान हो, या हरियाणा का किसान हो, या पंजाब का किसान हो, ऐसे कुछ किसान जो बड़े किसान मध्य प्रदेश, पंजाब में है और हरियाणा में है, ऐसे कुछ बड़े किसानों के
जो चट्टे बट्टे थे उन लोगों ने आंदोलन किया, जी। जिसका खामियाजा आज पूरे देश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बाकी मैं बड़े विश्वास के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि किसान कहीं नहीं नाराज है। किसान हितों के लिए जो मेरी पार्टी किया है, चाहे वह किसान सम्मान निधि देने का काम हो, चाहे किसानों को जो है सब्सिडी देने का काम हो, चाहे किसानों का बीमा का काम हो, चाहे किसान तमाम प्रकार की योजनाएं हैं। आज देश के अंदर नौजवान को पूछने वाला कोई नहीं था, किसान को पूछने वाला नहीं था, व्यापारियों की सुरक्षा नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार में फिरौती एक धंधा बन करके चल रहा था। आए दिन बड़े बड़े व्यापारियों के घर डकैती पड़ती थी, उनके बच्चे को उठा लिया जाता था और जबरदस्ती धन दोहन किया जाता था। ऐसे लोगों के खिलाफ जब उत्तर प्रदेश की सरकार आंदोलन कार्यक्रम करती है, ऐसे लोगों के घर गिराए जाते हैं, ऐसे लोगों को जेल भेजती है, तो ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग विधवा विलाप करते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं पूरे देश में, पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्र चल रहे हैं। मेरा ये आरोप है, उत्तर प्रदेश का चुनाव सपा बसपा और कांग्रेस नहीं लड़ रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव विदेशी फंडिंग से लड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव अपराधियों के गठजोड़ से लड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आतंकवादियों के सहयोग से लड़े जा रहे हैं। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी तरह से जाति मजहब और पंथ से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रयास में है। और निश्चित तौर पर जिस दिन परिणाम आएगा, जैसे 2019 में कोई नहीं कह रहा था उत्तर प्रदेश में 10 MP से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कोई जीतने वाला है, उसी के तर्ज पर हम फिर 350 पार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन के आएंगे और फिर 1% बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। अभी आप कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो सपा के कैंडिडेट हैं महेंद्र यादव जी। उनको बस्ती की जनता सीधे सीधे जातिवादी कहती है। दूसरी बात बसपा की अगर हम कर लें तो बसपा ने जो ऐसा कैंडिडेट उतार दिया है जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, बसपा का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का भी कोई जनाधार नहीं रह गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये पार्टियां भाजपा के सामने कहीं टिक रही हैं या आपको कहीं टक्कर दे पाएंगी? समाजवादी पार्टी का नाम आपने लिया। अभी 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठित चैनल पर जी बैठ करके अखिलेश यादव जब ये कह रहे हैं मैं यादव हूँ, इस नाते मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, मैं यादव हूँ, 20 बार यादव का नाम ले रहे हैं। और जहाँ तक बस्ती में आपने नाम लिया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट महेंद्र यादव का, मैं आपको बड़े विश्वास के साथ में कहना चाहता हूँ, अगर आपने नाम लिया तो उस बारे में बताना भी मैं चाहता हूँ कि जैसे जातिवादी विचारधारा ही उनकी जातिवादी है, उनके पार्टी का जो विचारधारा वही जातिवादी है। इस नाते अगर वो जातिवादी हैं तो कोई बात नहीं, उनके अंदर तो रहना भी चाहिए, क्योंकि जब उनके नेता बार बार यादववाद जैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस्ती जनपद में एक गिरोह है, उसमें सभी यादव नहीं हैं। जो गांव में निवास कर रहे यादव हैं वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के काम पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन जो जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कुछ गिरोह घूम रहे हैं, वह गिरोह समाजवादी पार्टी के साथ हैं फिलहाल, लेकिन उसका भी कोई बहुत असर दिख नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी का आपने बात किया, बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो एक बार में अपना नाम नहीं ले सकता। अच्छा, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जितना पूरा उसका नाम है उठ करके एक बार में वो नहीं ले सकता। वो अभी जहाँ बैनर लिखा होगा, बैनर में आप देखिएगा फला नाम पुत्र डॉक्टर फला वर्मा, उनका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है, स्वयं का कोई पहचान नहीं है। और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी किस तरह की चुनाव लड़ रही है, उनकी जो सुप्रीमो हैं, आज तक कभी कोई रैली उन्होंने नहीं किया, कोई प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, कुछ फिलहाल जनता के बीच में उनका कोई माहौल नहीं है। कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार नहीं है, बस्ती में कोई नेता नहीं है। तो पूरा का पूरा चुनाव जो है सपा वर्सेस भाजपा होने वाला है। हाँ, निश्चित जी।
अच्छा, अगर हम बात करें स्थानीय मुद्दों की, तो अगर आप यहाँ से निर्वाचित होते हैं तो आपका क्या विज़न रहेगा बस्ती शहर को लेके, यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र को लेके? कैसे आप संभालेंगे पूरे क्षेत्र को, क्योंकि सदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्या कुछ अपने दिमाग में आपने खाका बना रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया, अगर टिकट दिया और बस्ती की जनता ने मुझे विधानसभा में पहुंचाने का काम किया, तो मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, बस्ती शहर के जाम की व्यवस्था को निजात दिलाना, जी, वैसे बस्ती की सड़कों को और सुसज्जित करना और अच्छा बनाना। जी, तमाम सड़कें हमारे यहाँ जो सबसे ख़राब सड़कें थी लगभग बन के तैयार हो गई हैं, जी, जो नहीं बनी है वो बन रही हैं। फिर भी सड़कों की स्थिति ठीक करना, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए उनको रोज़गार कैसे मिले इसके लिए प्रयास करना, और साथ साथ कानून व्यवस्था बस्ती में ठीक ठाक चले, जी, सबको साथ लेकर के सबके विकास की बात मेरे जेहन में रहेगा। यही मेरा प्लान है। जी। अभी विपक्ष कुछ ये भी ऐसे भी आरोप लगाता है कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं है। ईवीएम हैक होने की बातें होती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? कांग्रेस के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, और अभी चुनाव तो शुरुआत है। अभी सरकार द्वारा नौजवानों को लैपटॉप, स्मार्टफोन दिया जा रहा था, जी, और अधिसूचना आ गया। चूँकि विद्यालय में वो सब सामान रखा हुआ था, प्राचार्य ने शाम को अधिसूचना आया, दूसरे दिन सुबह अच्छा, लैपटॉप बच्चों को वितरित कर दिया। उस पर अगर प्रशासन को संज्ञान में आया तो तुरंत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। तो इस नाते इस तरह की बातें तो विपक्ष में होती रहती हैं, क्योंकि कांग्रेस अपने ज़माने में इस तरह के इस्तेमाल चुनाव में किया करती थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता में विश्वास रखती है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम वर्ग है। लोगों का ऐसा मानना है, या मुस्लिम वर्ग का खुद मानना है, यदा कदा ये बातें कहीं से आती हैं कि मुस्लिम वर्ग है वो भाजपा से रुष्ट चल रहा है। CA/NRC का मुद्दा हम लोगों ने देखा, काफ़ी दिनों तक आंदोलन शाहीन बाग लगा रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने योजना बनाया कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति को वह सुविधा दी जाएगी, चाहे वो आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाएं हैं जो सरकार की हैं, जो गरीबों के लिए हैं। गरीब में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, शहर के किसी मोहल्ले में चले जाइए, और जहाँ तुरकहिया में चले जाइए और कोई मुस्लिम मोहल्ले में चले जाइए, 500 आवास बन रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक मुसलमानों को आवास मिला है। इस नाते इस तरह का आरोप लगाना ये निराधार है। बाकी मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 साल और 7 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, लगभग 5 साल योगी जी के कार्यकाल में जिस तरह का आपके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार ने काम किया है, तो आपको सांप्रदायिक विचारधाराओं से ऊपर उठ करके मुसलमानों की 50% की आबादी महिलाओं की है, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का पापाचार उनके साथ उन्हीं के लोग किया करते थे, और मुस्लिम महिलाएं लगातार इसके लिए आवाज़ उठाया करती थी। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा बसपा, सारे लोग मिलकर के सरकार चलाए हैं, लेकिन किसी ने 50% आबादी उस महिलाओं के अत्याचार के बारे में नहीं सोचा। और नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को ख़त्म करके उनको आज़ादी देने का काम किया है, उनको आवास देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है, आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य कार्ड देने का काम किया है। तो इस तरह की बातें करना बेकार है, कोई इसका मतलब नहीं है। पिछली सरकारों में हमने देखा कि दंगों की एक फहरिस्त हुआ करती थी। आए दिन दंगे हम लोग सुनने में आते थे कि फला जगह हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए। क्या ऐसी वजह है कि योगी गवर्नमेंट में इस तरह के दंगे हमें एक भी सुनने को और देखने को नहीं मिले? देखिए, NRC के मुद्दे पर लखनऊ में कुछ लोगों ने उत्पात करने का प्रयास किया, 24 घंटे में उस पर काबू किया गया। उत्पात करने वालों को ऐसी सज़ा मिली कि वो अपने कई पुश्त से कहकर जाएंगे कि इस तरह के दंगे और इस तरह का फसाद, इस तरह झगड़े
बिना वजह ना होने पाए। ये केवल मोदी जी के और योगी जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है, जिसके नाते दंगे नहीं हो रहे हैं। और दंगा करने वाले लोग जब सरकार में बैठे रहते हैं, चाहे वो अखिलेश जी रहे हों, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे वो मायावती जी रही हों, इन लोगों ने एक जाति विशेष को उकसाने का काम किया है, जिसके नाते प्रायः हिंदुओं का उत्पीड़न होता था। दंगे में मुसलमान नहीं मारे जाते थे। दंगे जब होते थे सपा बसपा कांग्रेस के रिज्यूम में, तो हिंदू मारे जाते थे। इस नाते मारने वाले लोग वो सरकार के लोग रहते थे, इस नाते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। उसी का परिणाम था। आज चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे जिस भी जाति बिरादरी का हो, अगर वह गलत काम करते हुए पकड़ा जा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, जिसका परिणाम है कि कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त और बढ़िया है। कोविड का जो संक्रमण काल चला, 2 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। हमने एक त्रासदी के रूप में इसको देखा। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कमाने के लिए बाहर जाता है, वापस वो विस्थापित होता है। वहाँ से लोग सड़कों पे पैदल निकल पड़े, गाड़ियों में भर भर के ठूस के आए जानवरों की तरह। तो सरकार आज की डेट में आज फिर एक बार हम लोग फिर उसी मोड़ पे आ खड़े हुए हैं कि संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। तो सरकार कितनी मुस्तैद है, अगर हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात करें, तो क्या विजन है गवर्नमेंट का, क्या तैयारियां हैं सरकार की, आप कैसे निपट पाएंगे इससे? सरकार 2 साल पहले जब कोरोना हिंदुस्तान में दस्तक दिया, उस समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह जनता जनार्दन के साथ खड़ा होकर के, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी जिस तरह से कोविड सेंटरों में जा कर के कोविड मरीजों के साथ खड़ा होकर के उनके दुख की घड़ी में अपने आप की आहुति दिया, जिसका परिणाम था कि भारत की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिल कर के लगातार 2 साल से फ्री में राशन, गरीबों के खाते में पैसा, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री जी, सिंचाई फ्री, बिजली के बिल आधे हो गए। सारे मुद्दों पर जिस तरह से गंभीरता से काम किया, जिसका परिणाम था कोविड पूरे विश्व में जिस तरह का तहलका मचाया हुआ था। विश्व में तमाम पंडितों का, तमाम पत्रकारों का, तमाम बड़े बड़े लोगों का जब बयान आता था कि हिंदुस्तान में जिस दिन कोविड पांव पसारेगा पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, मैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये करके दिखाया कि हमने हिंदुस्तान को भी सेव किया और लगभग सैकड़ों देशों को हमने वैक्सीन दिया। यही देश है जिस देश में वैक्सीन के नाम पर, टीके के नाम पर जब कोई बीमारी आती थी पूरे विश्व में लग जाता था, तो हमको भीख की तरह 10,000 5,000 डोज आता था। तो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े महलों में रहते थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में रहते थे, बड़े बड़े रुपए वाले होते थे, उनको ये टीका लगाया जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डबल डोज देने का काम हिंदुस्तान में किया और निःशुल्क दिया, पूरे विश्व में अगर निःशुल्क टीका कहीं लग रहा है तो हमारे हिंदुस्तान में लग रहा है, और पूरे विश्व में टीके का पैसा लिया जा रहा है। आज हिंदुस्तान की आम आवाम को सुरक्षित करने के लिए भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह मिल करके काम किया है, वह तारीफ़े काबिल। हम तारीफ़ करेंगे, हम वर्कर हैं। पूरा विश्व संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस तरह का तारीफ हमारे योगी जी का किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी का किया है, इससे सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों को सीख लेना चाहिए कि जो आदमी पूरे विश्व में पूजनीय होता चला जा रहा है, उसको मरवाने के लिए कांग्रेस के लोग, कि सपा बसपा के लोग जिस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले 3 तारीख को जब बस्ती में चुनाव होगा तो बस्ती के 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। यह मैं बड़े विश्वास के आपके साथ कहना चाहता हूं। आप एक बात और कहना चाहता हूं मैं, हिंदुस्तान के अंदर राम के नाम पर विवाद, हिंदुस्तान के अंदर बाबा विश्वनाथ जी के नाम पर विवाद, हिंदुस्तान के अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के नाम पर विवाद। आज जब योगी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई और देश में मोदी जी की सरकार चल रही है, उसका परिणाम है जब राम के मंदिर का नाम आया करता था तो इस सपा बसपा कांग्रेस और कुछ
आतंकवादी संगठनों के लोग ये बोला करते थे कि राम मंदिर का निर्माण होगा तो खूनों की नदियां बह जाएगा, हिंदुस्तान समाप्त हो जाएगा। आज मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जरा सा भी हिम्मत, जरा सा भी अगर तुम्हारे अंदर क्षमता बची हो तो उस सब के बयान को पढ़ो और सुनो और देखो। जब हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं तो आज बस अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण चल रहा है और भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और काशी विश्वनाथ को स्वर्ग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने किया है। और अखिलेश यादव जी, आप अपने आप को यदुवंशी कहते हैं तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपके अंदर जरा सा भी नैतिकता हो, जरा सा भी आपके अंदर क्षमता हो तो यदुवंशी कहने का जरा सा भी अगर आपके अंदर सम्मान बचा हो तो श्री कृष्ण के नाम को आप जपते हो, आप कहते हो श्री कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बाकी है, वह भी योगी जी ही बनाएंगे, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी बनाएंगे और अगले कार्यकाल में तो आपको जीत की अग्रिम बधाई देते हुए हम लोग इस परिचर्चा को, इस कार्यक्रम को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहेंगे और हमारे चैनल, हमारे दर्शकों की तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अच्छी फाइट करें, चुनाव लड़ें और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।